Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 24th of February 2023. 24 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड द वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. दैट इज जीएसटी रेवेन्यूज हिट रिकॉर्ड 1.59 लाख करोड़ इन जनवरी, जो कि पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखें, जनवरी का डाटा 2022 का आप देखें तो उसके हिसाब से 10.6% हायर है. Okay, India's goods and services tax revenue grew 12.7% in Jan to hit almost 1.59 lakh crore, the second highest monthly collection on record. इससे पहले आप कब देखे होंगे? फर्स्ट हाईएस्ट मंथली कलेक्शन आप कब देखे होंगे? अप्रैल 2022 में. आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, सो ये सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है, ऑन रिकॉर्ड है. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये ऑलमोस्ट टच कर चुका था 1.6 लाख करोड़ के आंकड़े, बट 1.59 लाख करोड़ का आसपास ये आ चुका है. ओके, अगेन it's very important. Hope you got clarity. Now move to the next important article. 5 lakh patient used QR code in 365 hospitals for फास्टर रजिस्ट्रेशन विदाउट हैसल ऑफ क्यूइंग अप्स. ठीक है, तो लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर उनको बेनिफिट हुआ है जब से ये एनेबल्ड किया गया क्यूआर कोड की फैसिलिटीज़. ठीक है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप अपने क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपना जो भी आईडीज़ है, आप अपना इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, एज, जेंडर, यूनिक हेल्थ आईडीज़, ये सारी चीज़ें आप अपने हॉस्पिटल्स को दे सकते हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये इनसे क्या हुआ, जो पहले आप कागज़ कार्रवाई करते थे उनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिला. पेपरलेस वर्क हुआ, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हुआ. ठीक है, आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ा. ठीक है, लाइन नहीं लगाना पड़ा. ठीक है, पेशेंट का टाइम बचा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बच जाती हैं. ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ. ठीक है, अप टू 5 लाख पेशेंट हैव बीन बेनिफिटेड सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर फ्रॉम क्यूआर कोड एनेबल रजिस्ट्रेशन काउंटर्स. ठीक है, तो क्यूआर कोड यहाँ पर एनेबल रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खोला गया एट द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, विच हैज़ हेल्प्ड रिड्यूस लॉन्ग क्यूज, सेज मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन थर्सडे. ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इंट्रोड्यूस द स्कैन एंड शेयर सर्विस फॉर फास्टर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन इन अक्टूबर 2022. ठीक है, तो ये किस मिशन के अंतर्गत यहाँ पर इसको लाया गया था? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, ताकि आप क्या करें, आप अपना क्यूआर कोड को स्कैन करें और आपकी जो जितनी भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं. ठीक है, नेम, एज, जेंडर, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए होता है. ओके, सिंस देन द सर्विस हैज बीन अडॉप्टेड इन 365 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ठीक है, तो उसके बाद से लगभग 365 गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सर्विसेज आती हुई दिखेगी. ठीक है, द पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल बोथ गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट डिस्प्ले दियर यूनिक क्यूआर कोड इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन एरिया. पेशेंट के रजिस्ट्रेशन एरिया में वहाँ पर एक डिस्प्ले किया गया क्या? क्यूआर कोड, जिसके थ्रू आप अपने इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, द पेशेंट कैन स्कैन द क्यूआर कोड बाय यूजिंग एनी हेल्थ एप्लीकेशन. किसी भी हेल्थ एप्लीकेशन का यूज़ करके पेशेंट अपनी आईडी को यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि आभा ऐप हो गया, आरोग्य सेतु ऐप हो गया. ठीक है, एका केयर हो गया, बजाज हेल्थ और पेटीएम, ये सारी चीज़ से आप शेयर करके आप अपना इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका नाम, एज, जेंडर, यूनिक हेल्थ आईडी और टू द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल्स. ठीक है, इससे क्या हुआ, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा खड़ा होना नहीं पड़ा. ठीक है, पेपरलेस वर्क हो गया. ठीक है, पेशेंट का टाइम बचा, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई, इंप्रूव हुआ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिलेंगी. सर्विस इज नाउ प्रोवाइडेड इन 125 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड यूटीज. ठीक है, तो लगभग 125 डिस्ट्रिक्ट में अभी ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है अलॉन्ग विथ 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कर्नाटका अभी तक टॉप पे है. ठीक है, 2.5 लाख टोकन्स यहाँ पर कर्नाटका ने जनरेट किए हैं. उत्तर प्रदेश ने आप देखें तो यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास टोकन्स यहाँ पर यूपी ने जनरेट किए हैं. ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन मूव इजिली अहेड विथ मी. एडिटोरियल सेक्शन पे आएंगे डायरेक्ट हम. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. ठीक है, पहला एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, सो एंटी डिफेक्शन लॉ आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ. एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd शेड्यूल के तहत जोड़ा गया था. 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ा गया. सॉरी, 52nd शेड्यूल नहीं, 10th शेड्यूल के तहत जोड़ा गया था. ठीक है, लिख लीजिएगा, 10th शेड्यूल के तहत इसको जोड़ा गया था. 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1950
सॉरी 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको जानना जरूरी है, ये नहीं जानना जरूरी है कि क्रिटिक्स क्या है। ठीक है, क्रिटिक्स बहुत होते हैं हर एक चीज़ में, अगर आप देखें तो क्रिटिक्स है। ठीक है, महाराष्ट्र में अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है, कंट्रोवर्सी है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, तो वो सब हम नहीं डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। ठीक है, जैसे कि 10th शेड्यूल के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, बाद में इसको लाया गया। ओके, तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया ऑफ 1985, जिसमें क्या एक्चुअली दिया गया, इसमें एक्चुअली बताया क्या गया कि जो भी पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के हो, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो, ठीक है, उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन उनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाउ आप ये कैसे प्रूफ कीजिएगा कि ये डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है। ठीक है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जो पहली पॉलिटिकल पार्टी के टर्म्स एंड बेसिस पे अपॉइंट किया गया था। समझने की कोशिश कीजिए, पहली पॉलिटिकल पार्टी के टर्म्स एंड बेसिस पे अपॉइंट किया गया था, उसको हम क्या कहेंगे, डिफेक्शन। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आया गया था 1985 के तहत। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आया गया था। अगर कोई ऐसा मेंबर करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अगर करता है तो उसको क्या किया जाएगा, डिफेक्शन के तहत उसको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने से प्रिवेंट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिख लीजिएगा, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका गोल यही था कि ये जो लेजिस्लेचर को प्रिवेंट करता, चेंजिंग दी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ठीक है, जो एफिलिएशन थे उसको होने से रोकता। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 10th शेड्यूल के तहत इसको जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, जिसमें यह कहा गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अगर चला जाता है, स्पेशली ऐसे तौर पे जहां पर वो पहली पॉलिटिकल पार्टी के टर्म्स एंड बेसिस पे अपॉइंट किया गया था, तो उसको डेफिकेशन माना जाएगा। ठीक है, उसको डेफिकेशन माना जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा आज के डेट में न्यूज़ में है। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट आउट किया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस इनटू कॉन्स्टिट्यूशन वाया 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल के तहत इसको लाया गया था। 10th शेड्यूल में अगर आप देखें तो ये एंटी डिफेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आज के डेट में अगर आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कितने शेड्यूल है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के कितने शेड्यूल है, ये मुझे आप बताएंगे। पहले तो 8 हुआ करते थे। ठीक है, पहले 8 हुआ करते थे, नाउ अब कितने हो गए ये मुझे आप बता सकते हैं। ओके, तो 10th शेड्यूल में ये एंटी डिफेक्शन लॉ को मेंशन किया गया है। ओके, और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के तहत इसको लाया गया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। इंडियाज R&D एस्टिमेट्स आर एन इनकम्प्लीट पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर उनके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन बताया है ऑथर ने। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो डाटा है वो हमें क्लियर नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो हमें क्लियर नहीं मिलते, चाहे वो हमारे इंडिया से हो, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज से हो। ठीक है, चाहे वो कहीं से हो, तो वो डाटा हमें क्या होते हैं, क्लियर्स नहीं मिलते। इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स R&D एक्सपेंडिचर GDP रेशियो ऑफ 0.7% इज वेरी लो व्हेन कंपेयर टू मेजर इकोनॉमीज एंड इट्स मच बिलो द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 1.8%। ठीक है, तो अगर आप देखें इंडियाज का जो R&D का जो एक्सपेंडिचर रेशियो है, GDP एक्सपेंडिचर रेशियो है, ये 0.7% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है अगर हम दूसरी मेजर इकोनॉमीज से अगर कंपेयर करें, या फिर वर्ल्ड की अगर एवरेज देखें तो वर्ल्ड की एवरेज कितनी है, 1.8 है। द मेन रीजन इज द लो इन्वेस्टमेंट इन R&D बाय कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया कि जो मेन रीजन है कि इंडिया की जो R&D में जो एक्सपेंडिचर GDP रेशियो है ये कम क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है, लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, R&D में लो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा। वाइल द कॉर्पोरेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D इन लीडिंग इकोनॉमीज, इन इट्स शेयर इन इंडिया इज जस्ट 37%। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो कॉर्पोरेट शेयर का जो यहाँ पर अकाउंट होता है वो लगभग 2/3 होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और R&D क्या कितना 2/3 होता है इन अदर लीडिंग इकोनॉमीज, लेकिन इंडिया में अगर आप देखें तो इसका जो शेयर है वो मात्र 37% के
आसपास आपको होता हुआ दिखेगा। ये सारी चीजें ऑथर यहाँ पर बताते हुए दिख रहे हैं। ओके, R2 2022 इन्फो ब्रीफ ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएस। ठीक है, तो यूएस का यहाँ पर नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑन फॉरेन R&D बाय यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सो अ स्पेंड ऑफ $9.5 बिलियन। ठीक है, $9.5 बिलियन ऑन R&D इन इंडिया इन 2018। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने डाटा में दिखाया कि 2018 में उन्होंने R&D पे कितना इन्वेस्ट किया, $9.5 बिलियन। ठीक है, तो ये सारी स्पेंडिंग्स यहाँ पर दिखाई गई है ऑथर के द्वारा। ठीक है, और फॉलोइंग ईयर्स मतलब कि उसके अगले साल यहाँ पर $9.8 बिलियन इन्होंने स्पेंड किया है ऑन R&D इन इंडिया। ठीक है, देयर आर MNCs फ्रॉम अदर लीडिंग कंट्रीज ऑल्सो स्पेंडिंग ऑन R&D इन इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पर ये भी बताया गया कि जो अदर MNCs है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो भी यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं R&D पे। ठीक है, इंडिया के R&D पे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि हम अपनी रिपोर्ट देखें, 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, उसमें यह देखा गया कि $60.9 बिलियन ही स्पेंड किए गए हैं R&D पे 2017-18 के बीच में बाय फॉरेन MNCs। ठीक है, जो कि 10%, जो कि यूएस फर्म्स ने जो रिपोर्ट दिखाया था उसका मात्र 10% ही है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इशू क्या है, करंट सिस्टम के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NSTIMS, ठीक है, ऑफ DST। ठीक है, DST मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर DST का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली बताया कि ये क्या है, ये ऐसी एजेंसीज है विच कंपाइल्स जर्ड स्टैटिक्स इन इंडिया। ठीक है, तो जर्ड स्टैटिक्स को यहाँ पर कंपाइल करती है इंडिया में। ठीक है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज एजेंसी विच कंपाइल्स जर्ड स्टैटिक्स इन इंडिया। ठीक है, जर्ड क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स को क्या करती है, ये कंपाइल करती है। इट इज ईजियर टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन R&D बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाएं R&D के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो जाता है। ठीक है, चाहे वो हम गवर्नमेंट से ले ले, चाहे वो हायर एजुकेशन सेक्टर से ले ले, चाहे पब्लिक एंटरप्राइजेस से ले ले। ठीक है, तो वो ईजी हो जाता है, लेकिन इट इज़ वेरी मच चैलेंजिंग व्हेन वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाएं और हम चाहे कि वहाँ से हम डाटा को, करेक्ट डाटा को ले लें, तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए 2-3 की मेथड्स यहाँ पर बताए गए हैं। द मेथड विच इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ R&D परफॉर्मिंग फर्म्स डज नॉट कैप्चर ऑल R&D परफॉर्मिंग फर्म्स। ठीक है, तो जो मेथड एक्चुअली यूज किया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ R&D का, वो इसमें सारे R&D परफॉर्मिंग फर्म्स यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर सारे R&D परफॉर्मिंग फर्म्स यहाँ पर नहीं आते हैं। NSTIMS relies on Department of Scientific and Industrial Research list of recognized R&D units and powers डाटाबेस ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटर इंडियाज इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो वो यहाँ पर किसको यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर इस पर्पस के लिए वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ओके, और दूसरा यहाँ पर क्या रीजन बताएगा ऑथर के द्वारा, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर R&D फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर्म्स के लिए, इन सर्विसेज सच एज सॉफ्टवेयर एंड R&D। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के केस में अगर आप देखें तो यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। R&D सर्विसेज to meet requirement of having separate infrastructure for R&D to distinguish it from their usual business। ठीक है, so in many fact अगर आप देखें तो many of R&D performing enterprises है in new technologies areas may come under service category। ठीक है, तो वो service categories के अंडर में आ सकते हैं। ठीक है, so a study of Institute for Studies in Industrial Development that looked at 298 firms receiving foreign investments। ठीक है, तो यहाँ पर स्टडी में पब्लिश किया गया था कि लगभग 298 जो फॉर्म्स है वो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर रहे हैं फॉर R&D पर्पस। ठीक है, R&D पर्पस के लिए ये 2004 से 16 के आंकड़े यहाँ पर बताए गए। ओके, and found that only 11% had been registered with DSIR। ठीक है, तो DSIR के साथ मात्र 11% ही रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, the Powers data on the other hand covers only 3.5% of the current active registered enterprises in India। ठीक है, तो जो Powers डाटा है वो यहाँ पर ये बताती है कि मात्र 3.5% यहाँ पर करेंटली एक्टिव रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस हैं यहाँ पर इंडिया में। ओके, इन क्विक सर्च इन बोथ द DSIR discovery of recognized R&D units and powers shows that some of the leading Indian enterprises
इन न्यू टेक्नोलॉजीज एरियाज एंड फॉरेन R&D आर नॉट कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जो यहाँ पर जो पावरेज का या फिर DSIR का जो यहाँ पर डाटा है, वो यहाँ पर उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि कुछ यहाँ पर जो इंडियन एंटरप्राइजेस हैं जो कि फॉरेन R&D सेंटर्स है, जिनको यहाँ पर कवर्ड नहीं किया जा रहा है इस डाटा में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे सिकटपल टेक्नोलॉजीज की बात की गई है, ओके, विच इज अ लीडिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्थ टेक हैज फिल्ड 19 पेटेंट एज इन 2021, ठीक है। तो इन्होंने 19 पेटेंट यहाँ पर 2021 में भरे थे, ठीक है। नाउ दूसरा यहाँ पर क्या रीजन बताया गया कि द सर्वे कंडक्टेड बाय NSTEMS इज अ की सोर्स ऑफ R&D स्टैटिक्स फॉर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ जो सर्वे जो कंडक्ट कराया जा रहा है किसके द्वारा, NSTEMS के द्वारा, वो एक की सोर्स है फॉर R&D स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। दोज फॉर्म्स हु डू नॉट रिस्पॉन्ड दियर सर्वे, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म्स जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं टू द सर्वे, द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स सच एज एनुअल रिपोर्ट एंड पावरेज, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म्स जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं सर्वे में, तो उनका जो डाटा है वो किससे लिया जा रहा है, सेकेंडरी सोर्स से लिया जा रहा है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट हो गया और पावरेज हो गया। सो दिस मेथड विल ओनली वर्क इफ फर्म्स डिस्क्लोज दियर R&D स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये तरीका तभी काम करेगा ना जब जो फर्म्स होंगे वो डिस्क्लोज करेंगे अपनी R&D के ऊपर जो स्पेंडिंग्स है वो यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे, तभी जाकर ये फर्म्स यहाँ पर एक्चुअली काम करता हुआ ये तरीका आपको दिखेगा, ओके। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज R&D स्टैटिक्स टू ट्रूली रिफ्लेक्ट द R&D इकोसिस्टम कॉल फॉर अ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म प्लेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में यहाँ पर मेजर्स लेने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में अगर आप मैं बात करूँ तो इन शॉर्ट टर्म द NSTEMS शुड यूज द पेटेंट ग्रांटेड डाटा, ठीक है। तो जो पेटेंट ग्रांटेड डाटा जो दिया जाता है ना इन बोथ इंडिया एंड द US, उसका यूज करना चाहिए किसको, NSTEMS को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन एडिशन टू द करंट मेथड टू आइडेंटिफाई R&D परफॉर्मिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, ओके। वाइल सर्वे कैन ऑल्सो कलेक्ट मच मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनोवेशन एक्टिविटीज, R&D स्टैटिक्स शुड नॉट बी कन्फाइंड टू रिस्पॉन्स टू द सर्वे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको समझ में आ गया होगा, होप यू गॉट क्लैरिटी। कॉर्पोरेट सेक्टर से हम जो डाटा ले रहे हैं ना, वो यहाँ पर एक्चुअल नहीं है, तो उसको यहाँ पर एक्चुअल कैसे लिया जाए वो ऑथर ने बताया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से बात करें, ठीक है, या फिर R&D की जो स्पेंडिंग्स है वो यहाँ पर अगर डिस्क्लोज हो जाती है तो ये मेथड उस टाइम पे काम कर सकता है, ओके। ऐसे बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं ऑथर के द्वारा, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। रशिया वॉर के बारे में, रशिया वॉर इन यूक्रेन के बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं मैप में, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप ये देख लेंगे, जो ऐसे सेडेड एरियाज होगा ना उस पर रशिया का कंट्रोल था बिफोर 24 Feb 2022, ठीक है। सेडेड एरियाज पे जो यहाँ पर ऑरेंज एरियाज में ये अभी भी रशियन कंट्रोल में है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर लाइट ऑरेंज जो है वो यहाँ पर रशियन एडवांस यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो रेड सर्किल है वो यहाँ पर सिटीज कंट्रोल है, ठीक है। तो जो ऐसे एरियाज जो कि जो रेड सर्कल होंगे वो आपको सिटीज आपको कंट्रोल्ड में होती हुई दिखेंगी, ठीक है। जो यहाँ पर आपका ये ब्लू मार्क है ना, जो सॉरी लाइट ग्रीन मार्क है ना, वो एक्चुअली रिक्लेम्ड कर लिया गया यूक्रेन के द्वारा। ऐसे एरियाज जो कि यहाँ पर ग्रीन वाले मार्क्स में देखेंगे वो एक्चुअली यूक्रेन के द्वारा उन्होंने रिक्लेम कर लिया, ठीक है। और जो राउंड में ग्रीन मार्क है वो क्या है, यहाँ पर अभी भी हैवी फाइटिंग चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे वो रीजन्स जहाँ पर हैवी फाइटिंग चल रही है। तो ये बखमुत का जो रीजन है, ठीक है, क्रेमिनिया का जो रीजन है, ठीक है, क्रेमिनिया का जो रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी फाइटिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खार्किव में यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, खार्किव के आसपास का एरिया इन्होंने कंट्रोल कर लिया है यूक्रेन ने। खेरसन के बगल वाले एरियाज को भी यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर रशिया का कंट्रोल था क्रीमिया के ऊपर, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है बिफोर 2014 सॉरी बिफोर Feb 2022, ठीक है। तो यहाँ पर क्रीमिया वाला पोर्शन 2014 में यहाँ पर रशिया ने अपनाया था, ठीक है। लुहांस्क एंड डोनेस्क वाला जो रीजन है 2014 में नहीं, लुहांस्क और डोनेस्क वाला रीजन 2022 से पहले इसके पास कंट्रोल में था रशिया के पास, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई, ठीक है। अभी वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं इनकी वॉर की वजह से, बहुत हैवी लॉसेस हुए हैं, वो यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया, ठीक है। और आप सभी को पता है इसकी स्टोरी कब से स्टार्ट हुई थी, 1 साल हो गए हैं लगभग क्या हो ही गए 1 साल, ठीक है।
तो इसके बाद बहुत सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। सो ये आपको पता है पहले से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आफ्टर ए ईयर ऑफ यूक्रेन वॉर, फोर्सेस लुकिंग टू टाइड ओवर डिलेज इन आर्म सप्लाईज, ठीक है। जनरल मनोज पांडे सेड दैट जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है, इसमें हमें आर्म्स एंड सप्लाईज, आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाईज में बहुत ज़्यादा डिलेज देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जनरल मनोज पांडे कहते हुए दिखे हैं। देयर आर मेनी पार्ट्स विच नेवर केम इन टाइम, नॉट अवेलेबल एज द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्फ हैव क्लोज्ड द लाइन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेवरल पार्ट्स हैं, ठीक है, सेवरल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर टाइम पे नहीं मिली है, नहीं हमें अवेलेबल हुई, ठीक है। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर दी जा चुकी है, फिर भी हमें वो अवेलेबल नहीं हुई, और इट इज़ ड्यू टू यूक्रेन एंड रशिया वॉर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे, जैसे कि इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कैसे इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया 9 गेस्ट कंट्रीज फॉर G20 टू ब्रिंग देयर ओन प्लान्स टू दियर समिट, ठीक है। तो समिट में लगभग 9 जो गेस्ट कंट्रीज है वो यहाँ पर अपने प्लान्स को लेकर आएंगे। पहला कंट्रीज का नाम बताता हूँ, बांग्लादेश, दूसरा इजिप्ट, तीसरा मॉरिशस, चौथा नीदरलैंड, पांचवा नाइजीरिया, छठा ओमान, सातवां सिंगापुर, आठवां स्पेन एंड नौवां UAE, इंडियाज फेवरेट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 9 जो गेस्ट कंट्रीज है, इन्होंने कहा है कि दे विल कम विद देयर प्लान्स, ठीक है, अपने प्लान्स के साथ आएंगे इन द समिट, ठीक है। और यहाँ पर उद्देश्य क्या है आप देख सकते हैं, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 60% ऑफ इंडियाज वोटर्स लिंक आधार टू वोटर आईडी। RTI इन्फॉर्मेशन के तहत ये कहा गया कि जो 60% इंडियाज के जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे इंडिया में जो सबसे टॉप में है कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा, ठीक है, विथ ओवर 92.3%, ठीक है। तो यहाँ पर जो 92.3% जो वोटर्स है उन्होंने क्या किया, अपने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया हुआ है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। और सबसे कम आप देखें तो गुजरात, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। सेंटर में आप देखेंगे तो ऐसा ही होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन हालांकि साउथ इंडियन स्टेट और यहाँ पर नॉर्थ इंडियन स्टेट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। सो ओवर 60% ऑफ इंडियाज 94.5 करोड़ वोटर हैव लिंक्ड दियर आधार टू दियर वोटर आईडी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर डिस्क्लोज किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2005 में आया था, और इससे पहले इसने किस एक्ट को रिमूव किया था, ठीक है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, उसके पहले भी आई थिंक 2002 में कोई एक्ट आया था, उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसको रिमूव करके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का आया, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आप यहाँ पर देखेंगे, त्रिपुरा यहाँ पर टॉप करता हुआ दिखा है इन दिस ऑल द इंडियन स्टेट्स, ठीक है। इंडियन स्टेट्स में त्रिपुरा आप देखेंगे, और लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। आधार कार्ड को लिंक किया है, बहुत सारे अदर डिटेल्स है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो काम आती है टू फिल फॉर्म 6B में, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लोगों ने दिया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वर्ल्ड सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और बिजनेस सेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। आपको अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।